हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेटा ऑनलाइन क्लासेज। देखो आज जो अपने पास प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बेस्ड है बाउंड्री सरफेस पे। तो देखो प्रॉब्लम आपके पास जो अनसॉल्व में प्रॉब्लम हो वो मैंने लिख दी है। ये आपके पास फर्स्ट एक्सरसाइज में अनसॉल्व में जो प्रॉब्लम है वो है। तो देखो क्या, सो दैट द इलिप्सॉइड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के स्क्वायर टी की पावर 2n प्लस के टी की पावर n वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल 1 इज ए पॉसिबल बाउंड्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड की। ये क्या होनी चाहिए, एक पॉसिबल बाउंड्री सरफेस होनी चाहिए किसी भी लिक्विड की। ठीक है, तो देखो इसकी बात करते हैं। तो अब जैसा कि हमें पता है हमें क्या दिखाना है, इसको पॉसिबल दिखाना है। तो पहले पॉसिबल की कंडीशन लिखेंगे। तो देखो सॉल्यूशन में देखो, ठीक, द गिवन सरफेस और देखो सरफेस लिख रहा हूँ, यहाँ लिख देते हैं एफ ऑफ एक्स वाई जेड कोमा टी का फंक्शन है और वो कितना है आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के स्क्वायर टी की पावर 2n प्लस के टी की पावर n वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल 0। ये क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यही दी हुई है आपके पास। तो देखो मैंने लिख दिया है द गिवन सरफेस एफ एक्स वाई जेड कोमा टी इक्वल ये। ठीक है, दिस। तो देखो अब आपको पता है कि बाउंड्री सरफेस क्या होती है। बाउंड्री सरफेस की डेफिनेशन तो आपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ली थी कि आपके पास कोई भी सरफेस के किसी भी इंस्टेंट टाइम टी पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे सरफेस वेलोसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट अगर फ्लूइड वेलोसिटी के नॉर्मल कंपोनेंट के इक्वल होता है तो आपके पास वो जो मोशन होती है, सॉरी जो वो सरफेस होती है वो क्या होती है, बाउंड्री सरफेस होती है। ठीक है, ये तो आपके पास ओरली थ्योरेटिकल जो डेफिनेशन थी वो थी। ठीक है, अब आपके पास देखो डेफिनेशन तो एग्जाम में बहुत कम पूछी जाती है। डेफिनेशन का इतना रूल नहीं है कि डेफिनेशन उस पर बेस्ड प्रॉब्लम आपके पास पहुंची जाती है। ठीक है, तो बेस्ड प्रॉब्लम की बात करें तो ये प्रॉब्लम डिस्कस करने में अनसॉल्व में, क्योंकि ये अनसॉल्व में रह गई थी एक प्रॉब्लम बाउंड्री सरफेस पे। तो देखो बाउंड्री सरफेस में अगर मैथमेटिकली मुझे किसी सरफेस को बाउंड्री सरफेस प्रूव करना है, यानी जो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिन पे बेस्ड होते हैं उनकी बात करता हूँ मैं। तो देखो उसके लिए हमें क्या करना रहता है, हमें जो बाउंड्री सरफेस है, ठीक है, वो किसी जो मटेरियल डेरिवेटिव अगर उसको सेटिस्फाई करती है तो वो सरफेस है वो आपके पास क्या होती है, बाउंड्री सरफेस होती है। ठीक है, तो देखो ये मेरे पास सरफेस है। अब ये बाउंड्री सरफेस कब होगी, जब ये किसको सेटिस्फाई करे, मटेरियल डेरिवेटिव को। ठीक है, और मटेरियल डेरिवेटिव आप जानते हो कैपिटल डी एफ अपॉन डी टी। ठीक है, जो मटेरियल डेरिवेटिव हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है और अब मैं फिर से लिख दूंगा। ठीक है, तो पहले लिख देते हैं, सिंस we know that a surface is a boundary surface. Since we know that a surface is a boundary surface if it is satisfy the material डेरिवेटिव। क्या मटेरियल डेरिवेटिव को क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई। दैट मीन डी एफ अपॉन डी टी इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, और डी डेल अपॉन डेल एफ अपॉन डेल टी प्लस का प्लस यू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस का वी डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस का डब्लू डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल क्या होना चाहिए, 0। इसको देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, कि दैट मीन डेल एफ अपॉन डेल टी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जहाँ आपके पास एफ क्या है, एफ जो फंक्शन दिया हुआ है सरफेस एक्स वाई जेड और टी का जो फंक्शन है, ये मेरे पास दिया हुआ है कि द गिवन सरफेस, सिंस वी नो दैट ए सरफेस इज ए बाउंड्री सरफेस इफ
इट इज सेटिस्फाई द मटेरियल डेरिवेटिव, यानी ये बाउंड्री सरफेस होगी कब, जब ये मटेरियल डेरिवेटिव को सेटिस्फाई करे। तो अब देखो आपके पास ये रही सरफेस, ये रहा मटेरियल डेरिवेटिव। आपको वहाँ से क्या करना है, ये जो टर्म दी हुई है डेल एफ अपॉन डेल टी, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ये जो टर्म दी है डेल एफ अपॉन डेल टी, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई और डेल एफ अपॉन डेल, ये इन टर्म की वैल्यू वहाँ से फाइंड आउट करनी है और इसमें पुट करनी है। ये काम है अपना, यानी जो वो निकाल ली वो जो वैल्यू है वो इसमें हम पुट करेंगे, ठीक है। तो वो वैल्यूज हमें इसमें पुट करना है। तो अब इसमें पुट करना है तो देखो नेक्स्ट ये हम क्या करते हैं, उससे अब कैलकुलेट करते हैं वैल्यू और इसमें पुट करते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, डेल एफ अपॉन डेल टी। तो सबसे पहले हम वैल्यू पुट करेंगे डेल एफ अपॉन डेल टी की, उसके बाद में वैल्यू पुट करेंगे डेल एफ अपॉन डेल एक्स की, उसके बाद में डेल एफ अपॉन डेल वाई और लास्ट है डेल एफ अपॉन डेल जेड की, ठीक है। ये वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो नाउ इक्वेशन 1 पार्शियली डिफरेंशिएट with respect to t. Now equation 1 partially differentiate with respect to t. हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 है उसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। मैं फिर से दिखा देता हूँ इक्वेशन 1 क्या आपके पास, ये रही इक्वेशन 1, इसको मैं क्या कर रहा हूँ पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू टी। देखो टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो टी का फंक्शन यहाँ है और यहाँ है, 1 का टी के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। तो देखो क्या कर, इधर तो बन जाएगा आपके पास डेल एफ अपॉन डेल टी, उस तरफ देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के स्क्वायर, ये तो है कांस्टेंट, डेल अपॉन डेल टी टी की पावर 2n ऊपर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस सेकेंड वाले टर्म में वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, साथ में के भी कांस्टेंट है। फिर करेंगे डेल अपॉन डेल टी टी की पावर n का, और 1 का करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या डेल एफ अपॉन डेल टी को लिख सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर के स्क्वायर, इसका करोगे तो -2n और टी की पावर माइनस का 2n माइनस 1, ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको। क्योंकि देखो किसी भी पॉलिनोमियल का करते हैं, उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसी के रेस्पेक्ट में करते हैं तो क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है और उस पावर में से एक कम हो जाता है। तो ये देखो कि ये टी में एक पॉलिनोमियल है टी की पावर माइनस का 2n और टी के रेस्पेक्ट में इसको क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो पावर मल्टीपल में आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा। प्लस देखो यहाँ से क्या वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये तो रहा कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट, टी की पावर का n करो क्या तो n टी की पावर n माइनस 1 माइनस का 0, ठीक है। इसको आप क्या करते हैं, थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। तो देखो डेल एफ अपॉन डेल टी अपने पास क्या बनेगा माइनस का 2n एक्स स्क्वायर, ठीक है, टी की पावर n जो है उसको नीचे शिफ्ट कर लेते हैं, के स्क्वायर टी की पावर 2n प्लस 1, ये लो इसको, ये तो आपके पास ये हो गया। नेक्स्ट इसको भी अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो के एन टी की पावर n माइनस 1 वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यहाँ से के एन टी की पावर n माइनस 1 जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। ये आपने निकाल लिया डेल एफ अपॉन डेल टी, ठीक है। और यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव में मानता हूँ अगर आप एमएससी कर रहे हो, ठीक है, पीजी में अपेयर हो तो आपको पार्शियली डिफरेंशिएट आप कर सकते हो आसानी से, ठीक है। ये बहुत कॉमन चीज़ है जो हम फर्स्ट ईयर में ही सीख लेते हैं, फिर भी चलो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं। देखो अब हमने निकाल लिया डेल एफ अपॉन डेल टी, अब निकालेंगे हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो देखो हम निकालना है डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो देखो इक्वेशन 1 कहाँ है, ये रही इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 रही। मुझे इसको किसके रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो एक्स की टर्म यही है, इस वाली ही टर्म में एक्स है, बाकी टर्म में एक्स नहीं है, तो बाकी का तो 0 हो जाएगा, क्योंकि पार्शियली डिफरेंशिएशन का रूल क्या होता है,
जिसके रेस्पेक्ट में करते हो वही सिर्फ वेरिएबल रहता है, बाकी जो हैं वो सारे कैसे बिहेव करते हैं, एज ए कांस्टेंट, और हम उनको ट्रीट भी कैसे करते हैं, एज ए कांस्टेंट। तो x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ पार्शियली डिफरेंशिएट, तो सिर्फ वेरिएबल कौन रहेगा यहाँ, x रहेगा, x के अलावा बाकी जो भी हैं वो सारे क्या हैं, कांस्टेंट हैं, ठीक है। तो देखो इस वाले टर्म में सिर्फ x रहेगा, बाकी ये सारे कांस्टेंट है तो इनका तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो देखो थोड़ा छोटा रहेगा, देखो अगेन इक्वेशन 1 पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो x के रेस्पेक्ट में करें तो मैं थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ तक, उधर भी विजिबल रहना चाहिए, ठीक है। तो देखो अगेन इक्वेशन 1 पार्शियल डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो जो LHS वाला पार्ट है वो तो हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ठीक है। मैं पहले लिख देता हूँ जो आपके पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कौन है, ए स्क्वायर के स्क्वायर टी की पावर 2n कांस्टेंट रहेगा, और एक्स स्क्वायर करोगे तो 2x हो जाएगा, बाकी सभी क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ से ऐसा लिख सकते हो आप डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, 2x अपॉन ए स्क्वायर के स्क्वायर टी की पावर 2n। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। क्या इसमें इसको इक्वेशन नंबर 4 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखो इक्वेशन नंबर 4, अब इसी प्रकार देखो सिमिलरली हम क्या करेंगे, y और z के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करेंगे। देखो इक्वेशन 1 पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y, विथ रेस्पेक्ट टू y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो LHS तो हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल y इक्वल, ठीक है। RHS वाले पार्ट में देखो एक्स स्क्वायर का तो जीरो हो गया, प्लस के टी की पावर n कॉन्स्टेंट, वाई स्क्वायर का करोगे 2y, बी स्क्वायर ऐसे कैसे, जेड का करोगे 0 और 1 का भी करोगे तो 0, ठीक है। तो यहाँ से फाइनली ऐसा लिख सकते हैं डेल एफ अपॉन डेल वाई, कितना हो जाएगा आपके पास 2k टी की पावर n वाई अपॉन बी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 5, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 5 हो गई। तो अब कौन सी एक टर्म और आपके पास है जो हमें फाइंड करनी है, वो टर्म है आपके पास डेल एफ अपॉन डेल जेड, ठीक है। देखो फाइनली नाउ इक्वेशन 1 पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू जेड, किसके रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल, ठीक है, डेल एफ अपॉन डेल जेड के रेस्पेक्ट में। तो देखो एक्स का 0 हो गया, के टी की पावर n कांस्टेंट हो गया, वाई स्क्वायर का क्या 0 अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का करोगे 2z अपॉन सी स्क्वायर और 1 का करोगे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल क्या, यहाँ से 2k टी की पावर n अपॉन जेड और सी स्क्वायर, ये बन गया आपके पास इक्वेशन नंबर 6। तो हमने सभी वैल्यू निकाल ली है। अब हम सभी वैल्यू किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो देखो
नाउ पुटिंग values in equation 2 from equation 3, 4, 5 and 6। 3, 4, 5 एंड 6 से वैल्यू निकाल रहे हैं और किस में पुट कर रहे हैं, अपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो इक्वेशन 2, तो फिर वी हैव, पहले मैं लिख देता हूँ, देखो एक बार रिमाइंडर के लिए लिख लेते हैं कि इक्वेशन 2 क्या थी। तो इक्वेशन 2 थी आपके पास डेल एफ अपॉन डेल टी प्लस का यू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस का वी डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस का डब्लू डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल 0। क्या यही है इक्वेशन आपके पास 2? ठीक है, क्या मुझे इसी में एफ की वैल्यू रखनी है? ठीक, तो इसके लिए देखो इसमें एफ की वैल्यू रखता है। पहले मैं टी की वैल्यू रखूंगा, तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखो डेल एफ अपॉन डेल टी क्या था, क्या ये जो वैल्यू है यही डेल एफ अपॉन डेल टी की वैल्यू इक्वेशन 3? क्या डेल एफ अपॉन डेल टी इक्वल है माइनस का 2n एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के स्क्वायर टी की पावर 2n प्लस 1 प्लस के एन टी की पावर n माइनस 1 वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस के एन टी की पावर n माइनस 1 जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो देखो इक्वेशन 2 में क्या है, माइनस का 2n एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के स्क्वायर टी की पावर 2n प्लस 1 प्लस फिर वैल्यू है आपके पास n के टी की पावर n माइनस 1 वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, ये देखो पूरी वैल्यू आएगी नहीं, मैं थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ से यहाँ तक विजिबल है। ठीक है, तो यहाँ से देखो माइनस का 2n एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के स्क्वायर टी की पावर 2n प्लस 1, ये तो हो गया ये, प्लस फिर है के एन टी की पावर n माइनस 1 वाई अपॉन बी स्क्वायर प्लस के एन टी की पावर n माइनस 1 जेड अपॉन सी स्क्वायर। फिर बात करते हैं डेल एफ की, तो डेल एफ की वैल्यू है 2x अपॉन ए, सॉरी साथ में यू भी मल्टीप्लाई में, यू बाद में मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 2 की पावर 10 इंटू यू प्लस वी है आपके पास के टी की पावर n 2k टी की पावर n जेड अपॉन बी स्क्वायर। सॉरी पहले डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो v इंटू 2k टी एन वाई अपॉन बी स्क्वायर प्लस डब्लू इंटू 2k टी एन जेड अपॉन सी स्क्वायर इक्वल 0। यानी ये जो आपके पास टर्म है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए। अब देखो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो यू वी डब्ल्यू जो वेलोसिटी कंपोनेंट दिए हुए हैं उनके जो कोफिशिएंट है उसको क्या करेंगे, 1 बनाएंगे। ठीक है, 1 बनाना है हमें उनके कोफिशिएंट को, यानी यूनिटी बनाना है। तो यूनिटी बनाने के लिए जो भी यू के साथ में है उस वाले टर्म को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ अपने पास 6 टर्म है, तो एक्स वाली को एक्स वाले के साथ कंबाइन करेंगे, जो टर्म वाई कंसीडर करती है उसको वाई वाले के साथ, और जो जेड को कंसीडर करती है उसको जेड वाले टर्म के साथ मर्ज करेंगे। ठीक है, तो देखो इनको सोल्व करते हैं फिर। तो यहाँ से देखो इधर क्या यू वाले टर्म में ये है
जो मैं हाईलाइट कर देता हूँ उसको, क्या ये वो ट्रम वाली है, ये जो ट्रम है वो u वाली ट्रम है, तो जो u का कोफिशिएंट है 2x अपॉन ए स्क्वायर के स्क्वायर टी की पावर 2n, उसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो देखो कॉमन लेते हैं, 2x अपॉन ए स्क्वायर के स्क्वायर टी की पावर 2n, ये कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ तो सिर्फ यूँ ही बनेगा, ठीक है, प्लस बाद में लिख देते हैं, माइनस आता है माइनस होता है, यहाँ तो सिर्फ यूँ बचेगा, ठीक है, प्लस का कॉमन लिया आपने। अब इधर देखो, उसके अलावा ऐसी टर्म देखनी है हमें जो एक्स को कंसीडर करती हो, तो उसके अलावा एक्स को कंसीडर करने वाली टर्म फर्स्ट ही है अपने पास, ये देखो फर्स्ट टर्म, तो इसी को हम ले लेते हैं। तो यहाँ से देखो ऊपर से तो 2x कॉमन आ गया, तो ऊपर तो बच गया माइनस का n, ठीक है, नीचे ए स्क्वायर के स्क्वायर टी की पावर 2n कॉमन आएगा, तो नीचे बच गया t, ठीक है, और साथ में ऊपर एक x, क्योंकि हमने कॉमन लिया x और ऊपर है एक्स स्क्वायर, ये तो बन गई फर्स्ट टर्म, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं उधर 3 शिफ्ट कर देता हूँ तो आपकी आराम से दिखे, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड वाले के लिए। तो सेकंड वाले में देखो, मैं इसको दूसरे पेन से हाईलाइट कर देता हूँ, ये रहा v, ठीक है। तो क्या v का कोफिशिएंट कितना है, 2k टी की पावर n y अपन बी स्क्वायर, तो ये कॉमन लेना है, तो देखो वहाँ से कॉमन लेंगे प्लस का 2k, ठीक है, टी की पावर n y अपॉन बी स्क्वायर, इसको कॉमन लेगा तो देखो यहाँ तो v बचेगा, सिंपली v बचेगा वहाँ, और यहाँ देखो y वाले टर्म में देखो k भी कॉमन आ गया, ठीक है, y भी कॉमन आ गया, सॉरी इसमें इन दोनों में तो वाई स्क्वायर है ना, जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर हमने लिखा नहीं है ना, इसे जेड स्क्वायर और वाई स्क्वायर है। तो देखो यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा, एक तो टी की पावर -1, तो ये तो प्लस का, ऊपर तो क्या बच गया आपके पास, एक वाई बच गया, साथ में एन बच गया, और एक बार लगा टी की पावर -1 तो वो नीचे आ जाएगा, तो टी बन जाएगा। यहाँ से तो ये बचा, ठीक, और कॉमन ले रहे हैं तो 2 भी आएगा, क्योंकि 2 कॉमन लिया है तो 2 डिवाइड हो जाएगा, उसमें 2 नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया इसका। अब बात करता हूँ मैं जो जेड वाला है, डब्लू का कोफिशिएंट, तो ये लो कि डब्लू वाली टर्म यही है, क्योंकि इस वाले जो ये वाली टर्म है उसको कॉमन ले लूँ इसमें, और जो जेड की दूसरी टर्म है उसमें से, तो देखो तो यहाँ से मैं कॉमन ले रहा हूँ 2k टी की पावर n जेड अपॉन सी स्क्वायर, तो यहाँ अंदर तो बच गया सिर्फ डब्लू, प्लस बाकी टर्म देखते हैं जिसमें जेड है, तो क्या ये थर्ड टर्म है उसमें जेड है, तो देखो आपने 2 कॉमन लिया है तो 2 नहीं है इसमें, तो वो तो नीचे आ जाएगा। फिर k कॉमन लिया तो k तो है, फिर n कॉमन लिया है, n कॉमन नहीं लिया तो एक तो n बच गया ऊपर, t की पावर n-1, तो t कॉमन लिया तो t की पावर -1 बच गई, वो नीचे आ जाएगी। जेड स्क्वायर है, आपने जेड कॉमन लिया तो सिर्फ जेड बचेगा, इक्वल 0, और इसको देता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी, ठीक है। ये अपने पास फाइनल रिजल्ट आया है इसका, ठीक है। तो देखो अब ये इक्वेशन आपके पास है, वो अपने मेटेरियल डेरिवेटिव में रखे वैल्यू, ठीक है। अब मेटेरियल डेरिवेटिव में रखिए, तो मेटेरियल डेरिवेटिव सेटिस्फाई होने का मतलब क्या है कि ये जो इसका LHS वाला पार्ट है वो भी RHS के इक्वल होना चाहिए, कोई इक्वेशन तभी तो सेटिस्फाई होती है जब उसका LHS और RHS वाला पार्ट है वो क्या हो, इक्वल हो। तो देखो RHS वाले पार्ट में तो 0 है, लेकिन LHS वाले पार्ट में तो आपके पास ये कुछ टर्म दी हुई है, तो इन सभी को भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी आपके पास ये इक्वेशन है वो क्या होनी चाहिए, तभी ये इक्वेशन आपके पास क्या होगी, होल्ड होगी या सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो इसके लिए देखो क्या करें, ये वाली जो टर्म है ये तो सरफेस में दी हुई है, ठीक है, तो ये तो 0 होगी नहीं, तो 0 किसको होना पड़ेगा, जो अंदर टर्म दी हुई है, तो उनको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, तो उनको क्या करेंगे हम, 0 करेंगे। तो देखो द इक्वेशन the equation 7 is hold if u माइनस का nx अपॉन t इक्वल 0, v प्लस का ny ओवर 2 t इक्वल 0, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं इसको, w प्लस का nz अपॉन
2t इक्वल 0 ये। तो देखो इनको मिला के मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो इसको सॉल्व करूँगा। देखो मैं u बराबर तो मुझे मिल रहा है एन एक्स अपॉन टी, v बराबर मुझे मिल रहा है माइनस ऑफ एन वाई अपॉन 2t, और w इक्वल मिल रहा है मुझे माइनस का एन जेड अपॉन 2t, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 9। ये लो, ये मिल गया आपके पास इक्वेशन। अब देखो इसको जो हमने ये फाइनली इक्वेशन 9 से हम क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन 9 से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आपके पास जो सरफेस है वो बाउंड्री सरफेस कब होगी, वो बाउंड्री सरफेस होगी जब आपके पास उसके जो वेलोसिटी कंपोनेंट है ना सरफेस के, वो इस प्रकार से होने चाहिए कि u की वैल्यू होनी चाहिए एन एक्स अपॉन टी, v की वैल्यू होनी चाहिए माइनस का एन वाई अपॉन 2t, और w की वैल्यू होनी चाहिए माइनस का एन जेड अपॉन 2t। तब इस सरफेस को आप क्या बोल सकते हो कि ये सरफेस आपके पास क्या है, बाउंड्री सरफेस है। तब हम क्या बोलेंगे कि ये जो सरफेस है वो क्या है आपके पास, बाउंड्री सरफेस है। तो अब देखो बाउंड्री सरफेस तो है, ठीक है, लेकिन हमारे क्या इसमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि ये पॉसिबल बाउंड्री सरफेस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पॉसिबल बाउंड्री सरफेस होनी चाहिए। जैसा कि आपको पता ही है, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, जब रोटेशनल इरोटेशनल मोशन और वेलोसिटी पोटेंशियल स्ट्रीमलाइन पाथ लाइन जब फाइंड की थी, तब मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि कोई भी लिक्विड मोशन पॉसिबल कब होती है, जब वो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को सेटिस्फाई करे। ठीक है, अब जैसे मैं किसी भी पर्टिकुलर फ्लूइड की बात करता हूँ, तो ठीक है उस फ्लूइड को आपने कंसिडर किया है, तो आपसे मैं पूछूँ कि ये फ्लूइड है वो फ्लो कब होगा। ठीक है, ये फ्लूइड है वो फ्लो कब होगा, किसी भी कोई भी आपके पास आर्बिट्रेरी वॉल्यूम ले लो, सरफेस एरिया ले लो, कुछ भी आप फिक्स शेप ले सकते हो, तो वो आप उसको कब बोलोगे कि ये आपके पास है जो फ्लो है पॉसिबल है। हम बोलेंगे अगर उसके वेलोसिटी कंपोनेंट इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये आपको ये जो लिक्विड मोशन है वो क्या होगी, पॉसिबल होगी। ठीक है, तो मेरे पास वेलोसिटी कंपोनेंट आ गए, अब मुझे इसको क्या दिखाना है, पॉसिबल दिखाना है। तो ये जो कंपोनेंट आए हैं वेलोसिटी कंपोनेंट, वो उसको क्या इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, तो देखो इसी के लिए लिखते हैं since we know that the liquid motion, लिक्विड थोड़ा सही लिख देते हैं देखो, since we know that the liquid motion is possible when the velocity components satisfy the equation of continuity। इसको देखो मैं थोड़ा आई इक्वेशन ऑफ continuity। Since we know that the liquid motion is possible when the velocity components satisfy the equation of continuity, यानी लिक्विड मोशन को आप पॉसिबल कब बोलोगे, जब उसके क्या हो, जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो किसको सेटिस्फाई करे, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को। तो देखो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, दैट मीन डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस का डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, वेयर u, v, w आर द
आर द कंपोनेंट्स ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी। यार यू वी डब्ल्यू आर द कंपोनेंट्स ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी। तो ये होना चाहिए। अब मैं वहाँ से क्या करता हूँ, हमने अभी यू वी डब्ल्यू की वैल्यू निकाली है, वो वहाँ से उठा के इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो डेल अपॉन डेल एक्स, जो यू की वैल्यू है वो दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। देखो यू तो है आपके पास एन एक्स अपॉन टी, वी है माइनस का एन वाई अपॉन टी, और डब्ल्यू है माइनस का एन जेड अपॉन टी। तो यू कितना आपके पास एन एक्स अपॉन टी, दो यू है आपके पास एन एक्स अपॉन टी प्लस का डेल अपॉन डेल वाई माइनस का वाई अपॉन टू टी, सॉरी साथ में एन भी है, माइनस का एन वाई अपॉन टू टी प्लस का डेल अपॉन डेल जेड माइनस का एन जेड अपॉन टू टी इक्वल क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो देखो क्या ये जीरो आ रहा है क्या, तो देखो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एन अपॉन टी तो बाहर आ जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स और अंदर बचेगा एक्स, माइनस का एन अपॉन टू टी तो बाहर आ जाएगा, अंदर डेल अपॉन डेल वाई, अंदर बचेगा वाई। यहाँ से माइनस का एन अपॉन टू टी तो कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा डेल अपॉन डेल जेड माइनस का जेड। देखो एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो 1, माइनस का एन अपॉन टू टी, वाई का वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो 1, माइनस का एन अपॉन टू टी, जेड का जेड के रेस्पेक्ट में करोगे तो 1, और ये प्लस का 1 है। ठीक है, तो यहाँ से इक्वल 0। तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, एन अपॉन टी माइनस का एन अपॉन टू टी माइनस का एन अपॉन टू टी इक्वल 0। क्या एन अपॉन टी, ठीक है, माइनस का इसमें से माइनस का एन अपॉन टी कॉमन ले लूँ तो क्या यहाँ भी हाफ बचेगा और यहाँ भी हाफ बचेगा, इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो देखो यहाँ से क्या एन अपॉन टी माइनस का एन अपॉन टी, हाफ और हाफ कितना हो जाएगा 1, तो 0। तो क्या एन माइनस टी से भी 0 जाएगा तो 0। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी सेटिस्फाई करेगी। देखो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का LHS वाला पार्ट और RHS वाला पार्ट वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ठीक है, वो इक्वल आ रहा है तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है वो क्या होगी आपके पास, सेटिस्फाई होगी। तो देखो लिख देते हैं नीचे, सिंस द वेलोसिटी components satisfy the equation of continuity, since the velocity components satisfy the equation of continuity, so the surface is a possible boundary surface, hence प्रूव्ड। हमें यही प्रूव करना था, जो सरफेस है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, पॉसिबल बाउंड्री सरफेस होनी चाहिए। तो हमने प्रूव कर दिया है। पहले हमने क्या किया, देखो अगर बाउंड्री सरफेस में जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो पॉसिबल बाउंड्री सरफेस का ही पूछेगा। तो आपके पास एक प्रॉपर वे हो गया इसको ट्रीट करने का। तो वो प्रॉपर वे क्या है, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो सरफेस दी हुई है उसको लेट कर लेंगे पर्टिकुलर की एफ जी जेड कुछ भी। उसके बाद में हम क्या करेंगे, वहाँ से सबसे पहले मटेरियल डेरिवेटिव को सेटिस्फाई करवाएंगे। तो मटेरियल डेरिवेटिव को सेटिस्फाई करवाने के लिए डेल एफ अपॉन डेल टी पार्शियली डिफरेंशिएट, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई और डेल एफ अपॉन डेल जेड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उसको क्या रखेंगे सर, मटेरियल डेरिवेटिव की इक्वेशन में रखेंगे। फिर उसके बाद में वो होल्ड होनी चाहिए। होल्ड होने के लिए दोनों तरफ
दोनों पार्ट इक्वल होने चाहिए, यानी जो इक्वेशन का LHS वाला पार्ट है वो इक्वेशन के RHS वाले पार्ट के इक्वल होना चाहिए। तो उन दोनों को क्या कराएंगे, इक्वल पुट करेंगे अपन। अब इक्वेशन इक्वल पुट करने के बाद में क्या करना है, कंपेयर करेंगे दोनों तरफ। तो कंपेयर करते हैं तो उधर तो देखो सभी पार्ट जीरो है, तो वो इधर वाला पार्ट भी क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल। उनको जीरो के इक्वल रख के हमने क्या किया, हमने यू वी डब्ल्यू की वैल्यू निकाली। अब यू वी डब्ल्यू की वैल्यू निकालने का तो मुझे क्या दिखाना है, ये पॉसिबल बाउंड्री सरफेस होनी चाहिए। तो पॉसिबल तो कब होगी, जब वो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को सेटिस्फाई करेगी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने पहले फिर प्रूफ किया कि ये आपके पास जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो जो कंपोनेंट है उन जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो अब एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ इसको। चलो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन क्या है, सो दैट द इलिप्सॉइड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के स्क्वायर टी की पावर 2n प्लस के टी की पावर n वाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल 1 इज ए पॉसिबल बाउंड्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ये आपके पास अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये एक्सरसाइज का आपके पास अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है। ठीक है, जो इसकी बात करते हैं अपन। तो देखो हमें क्या प्रूव करना है, जो वो इलिप्सॉइड है वो क्या होना चाहिए, पॉसिबल बाउंड्री सरफेस होनी चाहिए। तो देखो द गिवन सरफेस एफ ऑफ एक्स वाई जेड कोमा टी इक्वल एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर टी की पावर 2n प्लस के टी की पावर n वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0। ठीक है, सिंस वी नो दैट ए सरफेस इज ए बाउंड्री सरफेस इफ इट इज सेटिस्फाई द मटेरियल डेरिवेटिव। अब हमने देखो प्रूफ कर रखा है प्रीवियस लेक्चर में, और फिर भी मैंने आपके जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद रहेगा ये, तो इसलिए आपके माइंड में रहे, इसलिए मैंने फिर से लिख दिया है कि देखो सिंस वी नो दैट ए सरफेस इज ए बाउंड्री सरफेस इफ इट इज सेटिस्फाई द मटेरियल डेरिवेटिव, कि एक सरफेस है वो बाउंड्री सरफेस होगी कब, जब वो किसको सेटिस्फाई करे, मटेरियल डेरिवेटिव को। ठीक है, तो दैट मीन डेल एफ अपॉन डेल टी इक्वल 0, तो एफ क्या हो जाएगा, एफ फंक्शन हो जाएगा एक्स वाई जेड कोमा टी का। ठीक है, और इसी को देखो अब मटेरियल डेरिवेटिव को आप जानते हो क्या होता है, मटेरियल डेरिवेटिव होता है डेल एफ अपॉन डेल एफ। जो देखो मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ, वैन चेंज कर लेते हैं ताकि दिखता रहे, जो डी अपॉन डी टी। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है डेल अपॉन डेल टी प्लस का यू डेल अपॉन डेल एक्स प्लस का वी डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस का डेल वाई प्लस का डब्लू डेल अपॉन डेल जेड। ये क्या होता है, मटेरियल जो ऑपरेटर होता है मटेरियल डेरिवेटिव, उसकी क्या होती है, ये वैल्यू होती है। ठीक है, तो देखो यानी दैट मीन ये मटेरियल डेरिवेटिव को सेटिस्फाई करेगा, तो दैट मीन डेल एफ अपॉन डेल टी, ये तो मटेरियल डेरिवेटिव, और ये किस पे ऑपरेट कर रहे हैं, सरफेस की बात करें तो किस पे ऑपरेट होगा, सरफेस पे। तो डेल एफ अपॉन डेल टी इक्वल 0 होना चाहिए, और डेल एफ अपॉन डेल टी प्लस का यू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस का वी डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस का डब्लू डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखो वैल्यू पुट करते हैं, तो पहले मुझे डेल एफ अपॉन डेल टी की वैल्यू निकालनी है। तो नाउ इक्वेशन 1 पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, क्योंकि आपको देखो एफ को हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं टी के रेस्पेक्ट, तो ये रहा एफ, ये एफ की वैल्यू है, इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो नाउ इक्वेशन 1 पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, जो इक्वेशन 1 है वो किसके रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट हो रहा है, टी के रेस्पेक्ट में। तो देखो डेल एफ अपॉन डेल टी इक्वल एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी टी की पावर माइनस का 2n प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के इंटू डेल अपॉन डेल टी की पावर n। ये तो देखो डेल एफ अपॉन डेल टी इक्वल एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के स्क्वायर डॉट टी की डॉट माइनस 2n टी की पावर माइनस का 2n माइनस 1। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, टी की पावर n का करोगे तो n तो आगे आ जाएगा, पावर में से एक कम, तो n टी की पावर n माइनस 1। इसको मैं अलग अलग मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो देखो यहाँ से तो माइनस का 2n एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस टी की पावर 2n प्लस 1 प्लस के एन टी की पावर n माइनस 1 वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस के एन टी की पावर n माइनस 1 जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर।
ठीक है। अगेन इक्वेशन 1 पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी। अब हमें किसकी देखो डेल एफ अपॉन डेल टी की वैल्यू निकाली, अब वैल्यू निकालेंगे हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स की। तो ये लो डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल इक्वेशन 1 पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो अगर इक्वेशन 1 को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो इक्वेशन 1 को ऑब्जर्व करने पर हमें पता चल रहा है कि जो एफ है आपके पास उसकी सिर्फ जो इक्वेशन 2 है उसमें एक्स सिर्फ फर्स्ट वाली इक्वेशन 1 में एक्स है वो फर्स्ट टर्म में ही है, बाकी दो टर्म में वाई और जेड है, थर्ड टर्म में सेकेंड और थर्ड टर्म आपके पास जो हमने कंबाइन करके लिख रखी है उसमें वाई जेड है, और जो लास्ट वन टर्म है उसमें 1 है। तो मैं पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो जहाँ जहाँ एक्स है उसका होगा। और बाकी मैंने बताया कि हम जब भी पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो पार्शियल डिफरेंशिएट का रूल क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएट का रूल होता है जिसके रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हो उसको तो ट्रीट करना है एज ए वेरिएबल, और जो अदर आपके पास जो है जो भी टर्म है वो सारे क्या जो भी आपके पास हैं वेरिएबल अदर वेरिएबल वो क्या रहते हैं कांस्टेंट, उनको ट्रीट करते हैं एज ए कांस्टेंट। ठीक है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में करूँगा तो एक्स के रेस्पेक्ट में तो सिर्फ फर्स्ट वाली टर्म में ही है एक्स स्क्वायर, तो उसका 2x हो गया। नीचे वाले टर्म में से कैसे वाई जेड का भी 0 हो गया, वाई और जेड है उसका भी 0 हो जाएगा और 1 को भी 0 हो जाएगा। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स कितना हो गया 2x अपॉन ए स्क्वायर के स्क्वायर टी की पावर 2n। ठीक है, इक्वेशन 1 पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वाई। अब क्या करना है इक्वेशन 1 को किसके रेस्पेक्ट में वाई के रेस्पेक्ट में। तो वाई आपके पास कहाँ वेरी है, फर्स्ट वाले टर्म में तो नहीं है क्योंकि फर्स्ट टर्म में तो एक्स स्क्वायर है, तो सेकंड टर्म में आपके पास क्या है वाई स्क्वायर है। देखो सेकंड टर्म की बात करता हूँ मैं, तो सेकंड टर्म की बात करूँगा तो वाई क्या कर रहे हो किसके सॉरी ऐप का कर रहे हो किसके रेस्पेक्ट में वाई के रेस्पेक्ट में, तो एक्स का तो क्या हो जाएगा 0 क्योंकि एक्स और वाई क्या होता है हम क्या करते हैं जैसे एफ ऑफ एक्स वाई जेड कोमा टी है तो इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स वाई जेड कोमा टी क्या होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा रूल आपके माइंड में रहे कि देखो अगर एफ आपके पास फंक्शन है एक्स वाई जेड कोमा टी का, तो आप क्या देखो अगर मैं पार्शियली क्या हो रहा है प्रॉब्लम क्या है इसमें, अगर मैं पार्शियली डिफरेंशिएट की बात करूँ डेल एफ अपॉन डेल टी, तो जो टी है ना वो टी नॉट फंक्शन हो पाएगा एक्स वाई जेड, यानी कि इस पर डिपेंड नहीं करता, ये सारे आपस में क्या होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं। ये होता है आपके पास पार्शियली डिफरेंशिएशन का रूल कि आपके पास जो वेरिएबल हैं वो सभी क्या रहते हैं इंडिपेंडेंट रहते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। तो देखो डेल एफ अपॉन डेल वाई हो गया 2k टी की पावर n अपॉन वाई और बी स्क्वायर। अब मुझे वैल्यू निकालनी है डेल एफ अपॉन डेल जेड की। तो नाउ इक्वेशन 1 पार्शियल डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू जेड, हमने पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू जेड, तो हमें डेल एफ अपॉन डेल जेड की वैल्यू मिली। नाउ पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 6 वी हैव। तो देखो मैंने पहले लिखा इक्वेशन 2 है क्या, इक्वेशन 2 है डेल एफ अपॉन डेल टी प्लस का यू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस का वी डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस का डब्ल्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल 0। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो इसमें वैल्यू पुट करने के लिए मैंने ये लिखा है ये लो माइनस का 2n एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के स्क्वायर टी की पावर 2n प्लस 1 प्लस के एन टी की पावर n माइनस 1 वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस के एन टी की पावर n माइनस 1 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस ये बाकी जो आपका डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू, डेल एफ अपॉन डेल जेड की वैल्यू। अब मैंने बताया था आपको एक रूल कि हम क्या करते हैं इसको आगे सॉल्व यानी फर्दर कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं जो यू वी डब्ल्यू वेलोसिटी कंपोनेंट दिए हुए हैं उनके कोफिशिएंट को क्या बनाना रहता है 1 बनाना रहता है। तो देखो यहाँ रहा यू का कोफिशिएंट, यहाँ रहा वी का कोफिशिएंट, यहाँ रहा डब्ल्यू का कोफिशिएंट। तो देखो जहाँ जहाँ एक्स है ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर यहाँ है और यहाँ है, तो मुझे यू के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, तो 1 बनाना तो यू को छोड़ के उसका जो बात जो भी मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है उस पूरे को कॉमन ले लो। तो क्या ये यू है तो इसके मल्टीपल में 2x अपॉन ए स्क्वायर के स्क्वायर टी की पावर 2n है। ठीक है, तो इसको कॉमन लिया, तो इसको कॉमन लोगे तो 2x अपॉन ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस टी की पावर 2n, तो ये u हो गया और ये माइनस का nx अपॉन टी हो गया। ठीक है, ये लो प्लस 2k टी की पावर n अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अंदर तो बच गया v प्लस एन वाई अपॉन 2t, यहाँ तो ये बच रहा है प्लस 2k टी की पावर n अपॉन 2k टी की पावर n अपॉन जेड, ये इसमें से कॉमन लिया मैंने w के कोफिशिएंट को। तो देखो सभी कोफिशिएंट को क्या बना, देखो मैंने u के कोफिशिएंट, v का कोफिशिएंट, w का कोफिशिएंट तीनों क्या बना लिए 1 बना लिए। तो देखो द इक्वेशन 7 इज होल्ड इफ
ये भी जीरो के इक्वल होना चाहिए, ये भी जीरो के इक्वल होना चाहिए, ये जीरो के, क्योंकि इक्वेशन होल्ड कब होती है, इक्वेशन सेटिस्फाई कब होती है, जब LHS वाला पार्ट और RHS वाला पार्ट क्या हो, इक्वल हो। तो देखो मैंने इक्वल किया, तो देखो द इक्वेशन 7 इज होल्ड इफ u माइनस एन एक्स अपॉन टी इक्वल जीरो, वी प्लस एन वाई अपॉन टी इक्वल जीरो, डब्ल्यू प्लस एन जेड अपॉन टू टी इक्वल जीरो। इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास u की वैल्यू मिल रही है एन एक्स अपॉन टी, वी की वैल्यू मिल रही है माइनस का एन वाई अपॉन टी, डब्ल्यू की वैल्यू मिली है माइनस का एन जेड अपॉन टू टी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 9। देखो सिंस वी नो दैट द लिक्विड मोशन इज पॉसिबल व्हेन द वेलोसिटी कंपोनेंट्स सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी जो लिक्विड मोशन है वो पॉसिबल कब होती है, जब आपके पास जो वेलोसिटी के कंपोनेंट दिए वो किसको सेटिस्फाई करे, इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी को। दैट मीन डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस का डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल जीरो, वेर यू वी डब्ल्यू आर द कंपोनेंट्स ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी। ठीक है, ये वेलोसिटी कंपोनेंट है। तो ये देखो मैंने सेट इस प्रकार, ये यू की वैल्यू रखी, ये वी की, ये डब्ल्यू की। अब यहाँ से एन अपॉन टी कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाएगा, यहाँ से माइनस का एन अपॉन टू टी कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाएगा, यहाँ से माइनस का एन अपॉन टू टी तो भी वो भी बाहर आ गया। तो एन अपॉन टी एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1 माइनस का एन अपॉन टू टी, वाई का वाई के रेस्पेक्ट में 1 माइनस का एन अपॉन टू टी और जेड का जेड के रेस्पेक्ट में 1। इसमें से एन बाई टू, तो देखो सिंपली ये बच जाएगा अपने पास। इसमें से देखो एन बाई टी कॉमन इसमें भी आ रहा है, तो एन माइनस का एन बाई टू कॉमन लूँगा तो यहाँ भी हाफ बच गया और यहाँ भी हाफ बच गया, और हाफ हाफ कितना होता है 1। तो एन माइनस टी अपॉन एन माइनस एन अपॉन एन माइनस सॉरी एन अपॉन टी माइनस एन अपॉन टी इक्वल क्या आ गया, 0। तो LHS भी 0 और RHS भी 0, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है आपके पास, सेटिस्फाई हो रही है। तो देखो हमने क्या लिखा, सिंस द वेलोसिटी कंपोनेंट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सो द सरफेस इज ए पॉसिबल बाउंड्री सरफेस, हेंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था कि जो सरफेस है वो क्या है आपके पास, बाउंड्री सरफेस है। ठीक है, तो फिर मिलता है नेक्स्ट क्लास में कुछ नया लेके आपके लिए।